मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव और आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि आपका एक अमेंडमेंट आया है, ठीक है। आपका एक अमेंडमेंट आया है जो बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट की न्यू पोर्शन की। यह आपका 2023 में स्टार्ट किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें संशोधन होकर के कुछ नई चीज़ें आई हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट जिसमें संशोधन होकर के कुछ नई चीज़ें आई हैं, इन सभी को आज हम कवर करेंगे इस एक वीडियो में, महामैराथन में। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको पढ़ करके या जान करके आप सब लोग थोड़ा सा हैरान होंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट्स ने काफ़ी चेंजिंग कर दी बाय द बिल ऑफ 123। मतलब ये जो इंडियन अमेंडमेंट एक्ट आया बेटा, ये किसके तहत आया था? ये 123 के अंतर्गत आया है, जो पत्रक है 2023 का। 2023 के 123 के पत्रक के द्वारा यह लॉन्च किया गया और इसमें विभिन्न प्रकार के आपके जो एविडेंस हैं उसके बारे में बात की गई है कि किस प्रकार के एविडेंस कहाँ कहाँ अलॉट की जाएंगी, किस प्रकार के एविडेंस कैसे होंगी। तो सबसे पहले चलिए हम सबसे पहले अपना रीड करते हैं आज का टॉपिक, पार्ट 3 का प्रूफ क्या होता है या किस तरीके से वह प्रूव किया जाएगा, इसके बारे में बात करता है चैप्टर 3 इंडियन एविडेंस एक्ट 2023। मतलब ये आपका ध्यान रखिएगा, हम लोग एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। एविडेंस एक्ट जो आपका कब लॉन्च किया गया? 2023 में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एविडेंस एक्ट में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रूफ की, कि प्रूफ क्या होगा। जो 51 है बेटा, वो बात करता है नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड बी प्रूव्ड। मतलब किसी प्रकार का कोई फैक्ट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कोर्ट या जुडिशियली नोटिस प्रूव ना कर दे। मतलब जब तक जुडिशियली नोटिस कोई प्रकार प्रूव नहीं होगा तब तक वो कोई प्रूफ नहीं माना जाता। जैसे कि मान लीजिए ए ने क्या किया, अपना एक दस्तावेज दिखाया कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि भाई अगर ये मैं प्रूव कर देता हूँ तो इसका दस्तावेज ओरिजिनल हो जाएगा, एक प्रूफ बन जाएगा, और यदि मैं इशू ना करूँ तो ये कोई प्रूफ नहीं होगा। तो यही कहा गया कि जब तक कोर्ट किसी प्रकार से जुडिशियल नोटिस में प्रूव ना कर दे तब तक वह प्रूफ नहीं माना जाता। नेक्स्ट है सेकेंड, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स नेमली। मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसमें जुडिशियली नोटिस लिया जा सकता है, जुडिशियल नोटिस ली जा सकती है कुछ निम्नलिखित फैक्ट में। सबसे पहला ए की बात करें तो ऑल लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड लॉ हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल्स ऑपरेशंस। मतलब ये जो लॉ है वो टोटल विभिन्न प्रकार के आपके इंडियन टेरिटरी पर अलॉट की जाती है, चाहे आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस क्यों ना हो। बी की बात करें तो यह आपका वर्क करेगा इंटरनेशनल ट्रीटी पे, एग्रीमेंट पे, कॉन्वेंशन पे। मतलब जो आप इंटरनेशनल ट्रीटी के देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, किसी सब प्रकार का एग्रीमेंट या कॉन्वेंशन होता है, या किसी प्रकार की कंट्रीज की एक कंट्री से दूसरे कंट्री के द्वारा आपका इंडिया का कोई कॉन्वेंशन हो, इन सब पर यह क्या करेगा बेटा? वर्क करेगा। और डिसीजंस मेड बाय इंडिया या भारत के द्वारा किसी प्रकार का कोई डिसीजन लिया गया हो, या इंटरनेशनल एसोसिएशंस के द्वारा या किसी अदर बॉडीज़ के द्वारा कोई आपका स्टेटमेंट हो, वो प्रूफ माना जाएगा। सी की बात करें तो द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज ऑफ इंडिया। मतलब प्रोसीडिंग हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली ऑफ इंडिया के तहत, या पार्लियामेंट जो है आपका इंडिया उसके तहत, या स्टेट लेजिस्लेचर के तहत आपका प्रूव्ड हो सकता है। डी की बात करें तो द सील्स ऑफ द ऑल कोर्ट्स एंड द ट्रिब्यूनल्स। मतलब सील जो है आपके वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल कहीं भी किसी प्रकार से आपका सील होगी, वो भी आपका मान्य होगा एज ए प्रूफ। ई की बात करें 5वें नंबर की तो द सील ऑफ कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी एंड मैरीटाइम्स जुरिडिक्शंस। मतलब कहीं भी किसी प्रकार से अगर किसी प्रकार से किसी कोर्ट ने एडमिरल्टी कर दिया है और वह आपको जुरिडिक्शन में लाया गया है तो किसी भी तरीके से अनऑर्सेंट पब्लिकेंस होगा, ठीक है। एंड ऑल द सील्स विच एनी पर्सन्स इज ऑथराइज्ड टू यूज द कॉन्स्टिट्यूशंस। और सभी व्यक्ति उस ऑथराइज्ड के तहत
यह पर्सन्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा कि बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स और द रेगुलेशंस हैविंग बीन द फोर्स ऑफ लॉ बाय इंडिया, वो सभी लोग भारत के अधीन होंगे। मतलब किसी प्रकार से जो असेंबल किए जाते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, तो वो सभी क्या होंगे, असेंबल किए जाएंगे। ये अब की बात करें तो द एसोसिएशंस ऑफ ऑफिसर्स, जितने भी ऑफिस हैं जैसे कि नेम, टाइटल, फंक्शंस, उनके सिग्नेचर्स और जो पर्सन्स हैं, ये सभी आपका माना जाता है एज ए प्रूफ के रूप में। जैसे मान लीजिए कोई जज हो गया, जज ने यदि साइन किया तो भी उसका नेम ही होता है ना, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। जी नंबर, द एग्जिस्टेंस टाइटल्स ऑफ एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी कंट्रीज टू सर्वाइविंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब उसके नेशनल कंट्रीज के द्वारा और उसके फ्लैग के द्वारा भी उसकी पहचान की जाएगी, वो भी एज ए प्रूफ होगा। एच की बात करें 8वें नंबर की, तो द डिवीजन ऑफ टाइम्स एंड द जोग्राफिकल डिवीजन्स ऑफ द वर्ल्ड्स एंड द पब्लिक फेस्टिवल्स एंड द पास्ट एंड हॉलीडेज नोटिफाइड्स इन द ऑफिशियल गैजेट्स, मतलब ऑफिशियल तरीके से जो भी वो फेस्टिवल मनाता है या जो भी चीज़ करता है, ये भी प्रूव करता है कि वो कौन सा व्यक्ति है। आगे की बात करें 9वें नंबर की, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया होना चाहिए प्रूफ के लिए। एंड जे की बात करें तो कमिटमेंट कॉन्टीन्यूस होना चाहिए किसी प्रकार से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच, लेकिन वह हमेशा क्या हो, बॉडी पर्सन ऑफ इंडिया हो। ठीक है, अब जरा के देख लेते हैं। के में क्या बात किया गया, के में बात किया गया बेटा कि आप किसी भी तरीके से सबऑर्डिनेट ऑफिसर होने चाहिए, असिस्टेंट होने चाहिए किसी भी कोर्ट के डिस्प्यूट के तहत। ठीक है, और आप अपीयर्स हो किसी भी अथोराइज्ड के तहत। और एल की बात करें तो एल में आपका सीधा होता है रूल ऑफ द रोड्स एंड लैंड ऑफ द एट द सी, मतलब किसी प्रकार के जो रूल्स और लैंड आपके समुद्र से संबंधित है वो सभी क्या होते हैं बेटा, एज ए प्रूफ के रूप में माने जाते हैं। 53 की बात करें तो सेक्शन 53 बात करता है आपका, आर्टिकल 53 बात करता है कि नो एविडेंस नीड्स टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स, मतलब ऊपर के द्वारा यदि कोई भी चीज़ बताई गई है तो आपको यह प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ के व्यक्ति हैं। ठीक है, विच द पार्टीज दियर टू, जहाँ वो संबंधित है, टू दियर एजेंट्स एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग्स और विच बिफोर द हियरिंग्स दे एग्रीज टू एडमिट बाय द रिटन्स अंडर दिस हैंड्स, मतलब वह पहले से ही यहाँ इंक्लूड होंगे एज ए प्रूफ के रूप में कि वह कहाँ के हैं। एंड विच बाय द रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स इन फोर्स एट द टाइम दे आर डीम्ड टू हैव एडमिटेड बाय दिस प्लीडिंग, और इस प्लीडिंग के तहत वह एडमिटेड किए जाएंगे कि वह कहाँ, वो क्या होंगे, एक समय में एक ही स्थान पर प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट्स में, मतलब यह प्रोवाइड किया गया है कि कोर्ट कर सकती है इन दिस डायरेक्शंस रिक्वायर्स एंड फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशंस, मतलब कभी कभी किसी व्यक्ति को एडमिशन के थ्रू भी यह कहा जा सकता है कि भाई यह प्रूफ है। ठीक है, कौन कहेगा, कोर्ट कहेगा। अब जरा बात कर लेते हैं चैप्टर 4 की एविडेंस के बारे में कि एविडेंस होता क्या है, यह एविडेंस क्यों आपका इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 4 में सबसे पहला आपका टॉपिक है ओरली एविडेंस, मतलब ओरल एविडेंस, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ओरल तरीके से बोलते हैं, वो भी क्या माना जाता है, एक एज एविडेंस होता है। 54 की बात करें तो 54 में ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट्स द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, मतलब आपका जो भी फैक्ट्स है सब ओरल एविडेंस के अंतर्गत आता है, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर। जैसे आप किसी प्रकार कोई लिखित पत्र लेकर गए तो वो आपका ओरल एविडेंस नहीं होता, वो रिटन एविडेंस होता है। ठीक है, और सेकेंडरी एविडेंस होता है। ओरल एविडेंस जो होता है बेटा, सेल इन केसेज वॉट एवर्स बी डायरेक्ट इफ इट्स रेफर्स टू, वह डायरेक्ट रेफर किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से केसेज में, अ फैक्ट विच कुड बी सीन्स इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द विटनेस हु सेज ही सा इट, जैसे कि कोई व्यक्ति हो गया, उसने देखा कि ए बी को मार रहा था। ठीक है, तो सी ने वह चीज़ देखा और सी जाकर के कोर्ट में बोला कि ए जो था वो बी को मार रहा था, तो इस अवस्था में वो क्या होगा, वो आपका विटनेस होगा, और कौन सा, ओरल विटनेस होगा। सेकंड की बात करें तो इन फैक्ट विच कुड बी हियर्स इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ विटनेसेस, मतलब यदि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति बात करता है तो उस चीज़ को यदि आप सुन लेते हो तो वो भी आपका एक हियर्ड विटनेस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन होगा विटनेस ही, और वह ओरली ही बोलेगा तो ओरल विटनेस होगा। थर्ड नंबर की बात करें तो अ फैक्ट विच कुड बी प्रिसीव्ड बाय एन अदर सेंस और इन एनी अदर्स मैनर्स इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द विटनेसेज हु सेज ही प्रिसीव्ड्स, मतलब कोई व्यक्ति यदि प्रिसीव्ड करता है और यदि वह सुन करके इस चीज़ को आगे बढ़ जाता है और उसे बता देता है तो इस अवस्था में उसका मैनर्स प्रिसीव्ड्स
एविडेंस होगा। 4 नंबर की बात करें तो एन ओपिनियंस और टू द ग्राउंड्स ऑन विच दैट ओपिनियंस इज हेल्ड्स, मतलब किसी प्रकार के आप ओपिनियन रखते हैं, विचारधारा रखते हैं और उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु होल्ड्स दैट ओपिनियंस ऑन दोज ग्राउंड्स, तो वह जो व्यक्ति है उस ग्राउंड्स का ओपिनियंस जो रखा है कि मैं ए को मारूंगा, तो उसका ओपिनियंस ही क्या है, एज ए विटनेस है। जैसे मान लीजिए ए हो गया और बी हो गया। ए ने सी से बोला कि मैं बी को आज मारूंगा, तो इस अवस्था में जो सी होगा वो क्या हो गया, वो ओपिनियन आपका एविडेंस माना जाएगा, क्योंकि ए ने सी से बोला था ना, और यदि बी मर गया तो इस अवस्था में ए ही बचेगा। ये होता है ओपिनियन एविडेंस। अब जरा बात कर लेते हैं कि जो ओपिनियंस एविडेंस होते हैं वो प्रोवाइडेड दैट द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सप्रेस्ड इन एनी ट्रीटीज कंपनी ऑफर्स फॉर द सेल्स, मतलब यह ट्रीटीज के अंतर्गत आता है क्योंकि इसे क्लियर हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। एंड ग्राउंड ऑन द सच विच सच ओपिनियंस आर हेल्ड्स मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोडक्शंस ऑफ सच ट्रीटीज, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि जो प्रोवाइड करेंगे किसी भी एविडेंस को लेकर के, तो वह सब आपका ओपिनियंस होता है, और यदि वह करता है तो, और करता नहीं करता है तो नहीं। जो कोर्ट होता है वह यह सोच सकता है कि फिट अगर बैठ रहा है, रिक्वायर्ड है प्रोजेक्शन से लेकर के, तो इस अवस्था में वह आपका इंस्पेक्शन के तहत वह क्या करता है, उसको उस एविडेंस को सच मान लेता है और उसके तहत उसे सज़ा दे देता है। और यदि ऐसा नहीं है तो इस अवस्था में उसे सिर्फ एज ए ओपिनियंस एविडेंस मान करके अलग कर दिया जाता है। अब जरा चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं, जो आपका बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और रिटन एविडेंस। ये आपका 56 में है, जिसमें कहा गया कि द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड आइदर द प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस, मतलब ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में बांटे जाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जितने होते हैं, जो प्राइमरी एविडेंस होता है इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रूव्ड फॉर द इंस्पेक्शंस ऑफ द कोर्ट, मतलब डॉक्यूमेंट यह पूरी तरीके से प्रूव कर दे कि यह गलत है, तो वह प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। जैसे कि एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ले लीजिए, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, जैसे कि अलग अलग पार्ट में डॉक्यूमेंट्स को रखना, इच पार्ट्स ऑफ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, और हर एक का एक मेजर डॉक्यूमेंट रखना, वो आपका प्राइमरी एविडेंस कहलाता है। सेकेंड है एक्सप्लेनेशन सेकेंड, वेयर अ डॉक्यूमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स, इच काउंटर पार्ट्स being executed by ones or some ones of the parties only, मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो काउंटर पार्ट हो और वह सिर्फ एक ही पर्सन के पास हो किसी पार्टीज के, तो each काउंटर पार्ट्स इज प्राइमरी एविडेंस, और हर एक काउंटर पार्ट के पास सिर्फ एक प्रकार का प्राइमरी एविडेंस हो, तो इस अवस्था में वह प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा पार्टीज के एग्जीक्यूशन के लेकर। एक्सप्लेनेशन थर्ड की बात करें तो वेयर नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड्स बाई वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, यदि किसी एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के लिए किसी डॉक्यूमेंट को प्रयोग किया जाए इन सच अ प्रिंटिंग्स, केस प्रिंटिंग, भले ही वह प्रिंटिंग हो, चाहे लिथोग्राफी हो या फोटोग्राफी हो या किसी प्रकार से प्राइमरी एविडेंस हो, तो वह कंटेंट करता है इस रेस्ट को, और इसके तहत वो कॉमन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होता है, एंड दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल्स, मतलब यह वह भले ही ओरिजिनल नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स नहीं कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए ने अपना ढेर सारा फोटोकॉपी लेकर के कोर्ट में पहुंचा, तो फोटोकॉपी लेकर गया तो वो प्राइमरी एविडेंस है नहीं, प्राइमरी मतलब आपका प्रमुख होना चाहिए, ओनली वन सिंगल कॉपी होनी चाहिए, जो आप कॉपी ले रहे हो वो डॉक्यूमेंट्स आपका सेकेंडरी कहलाता है। 4 की बात करें तो एक्सप्लेनेशन 4 में व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स इज क्रिएटेड, जहाँ पर किसी प्रकार के डिजिटल रिकॉर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो स्टोर किए जाते हैं या स्टोरेज ऑकर्स सिमुलेटेनली एंड सब्सिक्वेंटली इज मल्टीपल्स फाइल्स, मतलब जैसे कि आप किसी प्रकार से अलग अलग फाइल को बना करके क्या करते हो, उससे रखते हो, और उस फाइल में आप जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको आप सबमिट करते हो, तो इस अवस्था में वह आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहलाता है, प्राइमरी एविडेंस कहलाता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक्सप्लेनेशन 6 में कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल रिकॉर्ड्स है, ठीक है, उससे आप प्रोसेस करते हो किसी प्रॉपर कस्टडी में, और वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स क्या कहलाता है, प्राइमरी एविडेंस कहलाता है। 6 एक्सप्लेनेशन 6 की बात करें तो आपका वेयर द वीडियोज रिकॉर्ड्स इज सिमुलटेनियसली
स्टोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म्स एंड ट्रांसमिटेड और ब्रॉडकास्ट एंड ट्रांसफॉर्म्स टू अनदर्स। मतलब यदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वह जाता है और वह स्टोर किया जाता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, तो वह प्राइमरी एविडेंस कहलाता है। एंड सेवंथ की बात करें, वेयर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स स्टोर्स मल्टीपल्स स्टोरेज स्पेसेस इन द कंप्यूटर रिसोर्सेज। मतलब अलग अलग कंप्यूटर के रिसोर्सेज में उसे स्टोर करना ताकि वो कोई हार्म ना पहुंचा सके, तो इस तरीके को वो आप टेम्परेरी फाइल्स के अंतर्गत प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। अब जरा सेक्शन 58 की बात करें, उससे पहले जरा हम लोग ये देख लें इलिस्ट्रेशंस क्या क्या है, दृष्टांत क्या क्या है। अ पर्सन इज शोन टू हैव बीन द पोसेशंस ऑफ नंबर्स ऑफ प्लेस कार्ड एंड ऑल प्रिंटेड एट वंस टाइम्स फ्रॉम द ओरिजिनल्स। मतलब हर एक व्यक्ति है वह हर बार किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को बार बार प्रिंटिंग करे, ठीक है। एनी ऑफ द अदर प्लेस कार्ड्स इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कॉन्टेंट्स ऑफ एनी अदर्स। मतलब दोनों किसी प्रकार का कोई भी अंतर ना हो, बट नो वन ऑफ देम इज प्राइमरी एविडेंस। लेकिन उसमें से फिर कोई भी प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, क्योंकि जो आपका कॉन्टेंट्स है वह ओरिजिनल होना चाहिए। सेक्शन 58 की बात करें तो सेकेंडरी एविडेंस की बात करता है कि सेक्शन 58 में सेकेंडरी एविडेंस कौन कौन सी होती है। अभी हमने देखा सेक्शन 57, क्या देखा हमने 57, इसमें प्राइमरी एविडेंस है और 58 में सेकेंडरी एविडेंस है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सेक्शन 58 सेकेंडरी एविडेंस। इसमें सबसे पहला सेकेंडरी एविडेंस क्या है कि सर्टिफाइड कॉपीज होनी चाहिए, ठीक है, जो प्रोविजंस आपका कंटेंट्स होता है। एंड जो कॉपीज होती हैं, सेकंड में कॉपीज होती हैं वो बनी होनी चाहिए ओरिजिनल फाइल से बाय द मैकेनिकली प्रोसेस, ठीक है। और थर्ड जो है वो कॉपी मेड ऑफ द कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल्स, मतलब ओरिजिनल की तुलना में वो सही होनी चाहिए। और फोर्थ नंबर जो काउंटर पार्ट्स होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो अगेंस्ट पार्टीज के एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ की बात करें तो ओरल अकाउंट ऑफ द कॉन्टेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय द सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। मतलब कोई व्यक्ति यदि उसे देखा है और वह उसे रिटर्न करके दे रहा है तो उस अवस्था में वह सेकेंडरी पार्ट कहलाएगा। 6 की बात करें तो ओरल एडमिशंस, जितने प्रकार के आपके ओरल है वो सभी सेकेंडरी कहलाते हैं, रिटर्न होता है वो भी आपका सेकेंडरी कहलाता है। 8 की बात करें तो एविडेंस एज ए पर्सन हु इज एग्जामिन्स अ डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई व्यक्ति यह माने कि मैं उसे देखा हूँ और मैं उसे एग्जामिन कर रहा हूँ, जांच रहा हूँ। एंड द ओरिजिनल्स ऑफ विच consist of numerous counts or other documents which cannot be conventionally be examined in courts। और इस तरीके से वह एग्जामिन कोर्ट होता है। एंड द ही स्किल्स टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स, और उसे एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें इलिस्ट्रेशंस क्या क्या है, दृष्टांत क्या क्या है। एक ही बात करें, जैसे मान लीजिए आपका एक फ़ोटो है, ठीक है, और वह ओरिजिनल है, तो इस अवस्था में वो सेकेंडरी एविडेंस होगा, क्योंकि जो इट्स कॉन्टेंट्स है वह आपका टू हैव नॉट बिन कंपेयर्स, दो की चीज़ों में कभी तुलना नहीं की जा सकती। तो जब तुलना नहीं की जा सकती तो जाहिर सी बात है वह क्या हो गया, आपका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स हो गया। फोटोग्राफ और ओरिजिनल, भले ही वह आपका फोटोग्राफ ओरिजिनल हो। कॉपी कंपेयर्स विद द कॉपीज ऑफ द लेटर्स मेड बाय द कॉपिंग मशीन्स इज सेकेंडरी एविडेंस। मतलब इसी प्रकार का कॉपी मशीन के द्वारा किया गया तो दूसरा कॉपी क्या कहलाता है, सेकेंडरी एविडेंस। अ कॉपी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अ कॉपीज आफ्टरवर्ड्स द कंपेयर्स विद द ओरिजिनल्स इज सेकेंडरी एविडेंस। अभी हमने बताया ना कि जिस प्रकार से आपका कोई प्रकार की अगर कॉपी की जाए तो वो सेकेंडरी एविडेंस होती है, बट अ कॉपी नॉट कंपेयर्ड इज द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल्स ऑल्दो द कॉपी फ्रॉम विच इज द ट्रांसक्राइब्ड वाज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल्स। मतलब इसमें किसी प्रकार से ट्रांसक्राइब्ड ओरिजिनल से कंपेयर नहीं की जाती। नाइदर्स द ओरल्स अकाउंट्स ऑफ द कॉपीज कंपेयर्स विद द ओरिजिनल्स, मतलब इसे किसी प्रकार से आपका ओरिजिनल कॉपी से कभी कंपेयर नहीं किया जाएगा, तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगी, आपका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हो जाएगी। सेक्शन 59 डॉक्यूमेंट साइड विल प्रोड बाय द प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेज हियरआफ्टर्स एंड द मेंशन्स। मतलब कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिसमें आपके प्राइमरी एविडेंस अलॉट किए जाते हैं, सेल भी प्रूव किए जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 60 की बात करें तो सेकेंडरी एविडेंस में भी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस कंडीशंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स विच फॉलोइंग केसेस नेमली। मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपका सेकेंडरी एविडेंस आपकी मान्य हो जाती है, जैसे कि व्हेन ओरिजिनल्स इज शोन और अपीयर्स टू बी द पर्सोनिस ऑफ पावर्स, ठीक है। इसमें पहला है आपका जैसे कि अ पर्सन अगेंस्ट whom the documents is sought
टू बी प्रूव्ड, एंड सेकेंड है ऑफ द पर्सन्स आउट ऑफ द रीच एंड द सब्जेक्ट्स टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट्स, एंड थर्ड इज एनी पर्सन्स लीगली बाउंड्स ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, इतना समझ में आया। तो बात करते हैं सेक्शन 61 की। तो 61 में सिर्फ बोला गया है कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उससे संबंधित है सेक्शन 63, और सेक्शन 62 जो आपका है वो प्रोविजन करता है किसी भी एविडेंस के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने का। ठीक है, मतलब यह प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाएंगे। सेक्शन 63 की बात करें तो अलग अलग प्रकार के असेंबली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करता है कि कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे जो असेंबल्स किए जाएंगे इस सेक्शन 63 के अंतर्गत। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ना, जो आपका प्रिंटेड ऑन पेपर्स है, स्टोर्ड है, रिकॉर्डेड ऑन द कॉपीड है, एंड आपका ऑप्टिकल्स और मैग्नेटिक मीडिया है। ठीक है, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया है, एंड मैनी कॉपीज, चाहे आपका कंप्यूटर रेफर्स हो, इनपुट हो, चाहे कुछ भी हो, ये सभी किसकी बात करता है, सेक्शन 63, जिसमें आपका असेंबल किया जाता है विभिन्न प्रकार के एविडेंस को। अब जरा बात कर लेते हैं सेक्शन 65 की। 65 में कहा गया कि किसी प्रकार का जो सिग्नेचर है, ठीक है, हैंड राइटिंग है, पर्सन एलिगेट करता है किसी प्रकार से रिटन डॉक्यूमेंट को, तो वो भी आपका प्रूफ कहलाएगा। मतलब कोई व्यक्ति हो गया जैसे आपका साइन कर रहा है कहीं पर किसी डॉक्यूमेंट पर, वो भी आपका क्या होगा, प्रूफ होगा। सेक्शन 66 बात कर रहा है प्रूफ एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करते हो किसी भी चीज़ पर, वो भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनेगा, और इसके तहत आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के तहत आपका 63 रिलेटेड है। सेक्शन 67 की बात करें तो सेक्शन 67 जो है आपका बेटा वो बात करता है किसी भी प्रूफ एग्जीक्यूशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड्स बाय द लॉ एंड टू बी अटेस्टेड। ठीक है, ये आपका सेक्शन 63 बात करता है, जो आपका इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 68 की बात करें तो सेक्शन 68 में सिर्फ इतना बोला गया है कि प्रूफ जो है आपका वो कहाँ पर असेस्ट नहीं होगा, विटनेस के तहत, विटनेस फाउंड के तहत। मतलब कौन कौन से ऐसे प्लेसेज होंगे जहाँ पर आपका वो मान्य नहीं होगा। अगर हम सेक्शन 69 की बात करें तो 69 में यह बताया गया है कि जो एडमिशन है, ठीक है, ऑफ द एग्जीक्यूशंस बाय द पार्टीज टू द असेस्ट डॉक्यूमेंट्स, तो असेस्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है सेक्शन 69। सेक्शन 70 की बात करें तो प्रूफ की बात करता है कि किस प्रकार के आप असिस्टिंग विटनेस डायलिसिस एग्जीक्यूशंस करते हैं। सेक्शन 71 की बात करें तो 70 में बात किया है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी असिस्टेड। ठीक है, कौन कौन से ऐसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उसमें मान्य नहीं की जाते। और सेक्शन 72 की बात करें तो सेक्शन 72 में आपको बात किया गया है कंपेरिजन ऑफ सिग्नेचर्स राइटिंग्स टू सील्स एंड द अदर्स एडमिटेड ऑफ प्रोवाइडेड। मतलब ऐसे विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रोवाइड किया जाता है किसी भी पर्सन को। सेक्शन 73 की बात करें तो सेक्शन 73 में बस इतना बोला गया है कि जो आपका प्रूफ है वो आपका वेरिफिकेशन एंड डिजिटल सिग्नेचर भी आपका मान्य किया जाएगा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की। मतलब कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी पब्लिक अथॉरिटी के तहत डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करें तो सेक्शन 74 बात करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स होता है किसी प्रकार से सेवरेन अथॉरिटी के तहत, ऑफिशियल बॉडीज के तहत, या पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव और जुडिशली एग्जीक्यूशंस के ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है, मतलब ऐसे विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो आपका इंडिया से अथोराइज हो या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के तहत अथोराइज हो, तो आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाता है सेक्शन 74। सेक्शन 74 हो गया। सेक्शन 75 की बात करें तो आपका सर्टिफाइड कॉपीड होना चाहिए पब्लिक डॉक्यूमेंट के तहत। ठीक है, अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट के तहत सर्टिफाइड होगा तो आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ये किसके तहत है, सेक्शन 75। सेक्शन 76 की बात करें तो सेक्शन 76 की बात करता है सीधा सा इतना कि जो आपका प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वह बाय द प्रोसीजर ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज होना चाहिए। मतलब सर्टिफाइड यदि कॉपी नहीं होगी तो आपका प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। एंड सेक्शन 77 बात करता है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो आपके अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि आप इसे यहाँ देख सकते हैं अलग अलग अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के तहत कोई जारी किया गया कोई पत्र, वाद पत्र, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट्स के द्वारा कोई भी आपका रिकॉर्ड जो आपका रिस्पेक्टिवली हो, और आपका प्रॉपर्टी रिपीटेड किसी प्रकार के अदर कॉपीज, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लिखा गया कोई पर्पज उद्देश्य, ये सब प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपके कौन से डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। और यदि चैप्टर 6 की बात करें तो वहाँ बात करता है किसी भी एक्सक्लूसिव और ओरल एविडेंस के बारे में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनने के तहत होता है।
इसमें आपका सेक्शन 94 बात करता है एविडेंस ऑफ टर्म, कौन कौन से एविडेंस के टर्म होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के, एंड ग्रांट होता है, एंड डिस्पोजिशन होता है ऑफ प्रॉपर्टी के, और कौन कौन से रिड्यूस होते हैं फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट के। ठीक है, सेक्शन 94। सेक्शन 95 की बात करें तो एग्जीक्यूशन करता है किसी भी एविडेंस के ओरल होने का। ठीक है, एग्जीक्यूशन करता है। सेक्शन 96 की बात करें तो एक्सक्लूशन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन एंड एम्ड एम्बिगियस डॉक्यूमेंट्स, मतलब कौन कौन से एम्बिगियस डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके बारे में सेक्शन 96 बात करता है। सेक्शन 97 की बात करें तो एक्सक्लूसिव ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द एग्जीक्यूट फैक्ट्स, मतलब कौन कौन से ऐसे आपके अगेंस्ट एप्लीकेशंस फैक्ट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, उसके बारे में बात करता है 97। 98 की बात करें तो कौन कौन से ऐसे एविडेंस होते हैं जो डॉक्यूमेंट अनमीनिंग को बताते हैं और ये रेफर्स करते हैं एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को। ठीक है, 99 की बात करें तो एविडेंस की बात करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन की लैंग्वेज है वो क्या होगी, एंड इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है किस किस सेवरल पर्सन के तहत। 100 की बात करें तो एविडेंस एज एप्लीकेशन ऑफ द लैंग्वेज, उसमें एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करता है कि 2 सेट्स ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए और ना ही उसमें किसी प्रकार के आपका पूरा करेक्टली अप्लाई होना चाहिए। 101 की बात करें तो एविडेंस जो है आपका एज ए मीनिंग्स ऑफ द इलिजिबल्स कैरेक्टर्स, मतलब एलिजिबल कैरेक्टर्स के तहत आपका एविडेंस होना चाहिए। 102 की बात करें तो आपका हु में भी गिवन एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट्स वेरीफाइंग टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब कौन कौन से टर्म और डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके एग्रीमेंट्स के तहत अटेंड किए जाएंगे। 103 की बात करें तो सेविंग्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशंस एक्ट रिलेटिंग टू विल, मतलब कौन कौन से विल होंगे जो आपको प्रोविडिंग कराएंगे किसी प्रकार से सक्सेशन के। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है बेटा, इसे आप प्रोडक्शंस ऑफ इफेक्टिव ऑफ एविडेंस इसे हम क्लियर करेंगे कल। ठीक है, तब तक हम लोग अगला देख लेते हैं कि जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसमें जो बात किया है बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर के, उसके बारे में कि बर्डन ऑफ प्रूफ को क्या क्या होता है या बर्डन ऑफ प्रूफ किससे संबंधित होता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है बेटा वो आपका सीधा संबंधित होगा बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से बर्डन होते हैं किसी प्रूफ को लेकर के। तो उसका डेफिनेशन है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ का 104 में। 105 में यह बात किया गया है कि कौन कौन से ऐसे प्रूफ्स हैं जो लाइज माने जाएंगे और बर्डन माने जाएंगे। 106 में बर्डन ऑफ प्रूफ्स एज द पार्टिकुलर फैक्ट्स, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स होंगे कि जिसमें आपका बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोवाइड करेगा किसी फैक्ट्स को, प्रोवाइड टू मेक द एविडेंस असेंबल्स। ठीक है, एडमिजिबल्स। 108 की बात करें तो बर्डन ऑफ प्रोवाइड दैट केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विथ इन द एक्सेप्शन, मतलब कौन कौन से एक्सेप्शन होंगे जो आपके बर्डन ऑफ प्रूफ को प्रोवाइड करेंगे। बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग फैक्ट्स स्पेशली विथ इन नॉलेज, मतलब कौन कौन से स्पेशली विथ इन नॉलेज होंगे जिसमें आपका बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग होगा। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ पर्सन्स नोन टू हैव द अलाइविंग्स विथ इन 30 ईयर्स, मतलब कोई भी ऐसा 13 ईयर्स के पर्सन हो जो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ्स के इंक्लूडेड हो। बर्डन ऑफ प्रूफ्स ऑफ प्रोवाइडिंग दैट द पर्सन्स अलाइविंग्स हूम हैज़ नॉट बीन द हियर्ड ऑफ द 7 ईयर्स, मतलब कोई ऐसा पर्सन हो जो 7 सालों तक लगातार ना सुन पाया हो, और बर्डन ऑफ प्रूफ्स कहलाते हैं। 112 की बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ्स सीधा सा आप इतना समझिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ्स जो है आपका 101 से लेकर के 120 तक ऑप्शंस करता है। ठीक है, और बाकी इधर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपका ये चैप्टर नंबर 9 विटनेसेस। विटनेसेस से आपके कई बार क्वेश्चन बने हैं कि कौन कौन से विटनेस होते हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अभी विटनेसेस। चैप्टर नंबर 9 विटनेसेस। 124 हु में टेस्टिफाइड्स, मतलब कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जो विटनेस माने जाएंगे। 25 की बात करें तो विटनेसेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, मतलब वर्बली तरीके से वो कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता कोई भी विटनेसेस। मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मान लीजिए विटनेस में हम आपको बोल दें कि आप चोर हैं और सामने वाला कहे कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ, तो इस अवस्था में भाई कहीं ना कहीं ये मान्य होगा कि हो सकता है कोई ना कोई एक तो झूठ बोल रहा है ना, तो विटनेसेस आपका अनेबल माना जाता है किसी प्रकार से कम्युनिकेट वर्बली से। 126 की बात करें तो कम्पिटेंसी होता है ऑफ हस्बैंड और वाइफ को लेकर के विटनेसेस इन सर्टेन केसेस, किसी केस में। ठीक है, कॉन्ट्रीबेंसी करता है।
27 की बात करें तो जजेज एंड मजिस्ट्रेट की विटनेस के बारे में बात करता है कि जज और मजिस्ट्रेट किस प्रकार के विटनेस को आपको अप्रूव करते हैं। 28 की बात करें तो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज के तहत जो आपका कम्युनिकेशन होता है उस प्रकार का जो एविडेंस है वो विटनेसेस माने जाते हैं। एविडेंस एज द अफेयर्स ऑफ स्टेट्स, मतलब किसी स्टेट का एविडेंस क्या होता है इसके बारे में 129 बात करता है। 130 की बात करें तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो आपके ऑफिशियल कम्युनिकेशन के तहत आपका एविडेंस माने जाते हैं, विटनेसेस माने जाते हैं। 131 की बात करें तो इन्फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफेंस, मतलब कौन कौन से ऑफेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन देता है, यह 131 में है। 132 की बात करें तो प्रोफेशनल्स कम्युनिकेशंस, मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस में विभिन्न प्रकार की चीज़ें बोल करके हट जाते हैं पीछे, तो आपका विटनेसेस बन जाता है, तो इस तरीके से आपका प्रोफेशनल्स कम्युनिकेशंस कहलाता है। प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरीज एंड एविडेंस। एंड 134 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद द लीगल एडवाइजर्स, मतलब कौन कौन से आपके ऐसे लीगल एडवाइजर होते हैं जो आपके कम्युनिकेशंस करते हैं कॉन्फिडेंस के लेकर के। 135 की बात करें तो प्रोजेक्शंस ऑफ द टाइटल डीड्स बाय विटनेसेस नॉट अ पार्टी, मतलब कौन कौन से टाइटल डीड्स होते हैं जो आपके पार्टी को लाइबल नहीं करता किसी भी विटनेस को लेकर के। 136 की बात करें तो प्रोजेक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स विच एंड दस पर्सनस हैविंग पोसेशंस कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, मतलब बहुत से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपके रिफ्यूज कर दिए जाते हैं किसी भी कोर्ट में, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं आपके बाय द फोटोशॉप एंड बाय द एक्स्ट्रा एप्स दे आर लाइबल्स टू मेक अ secondary documents or fake documents, so it is not liable to in according section 136। 137 की बात करें तो witness is not executed from wearing insurance on ground that insurance will criminate, मतलब किसी प्रकार की किसी क्रिमिनल की कोई गवाही नहीं ली जाती, ये सभी आप जानते होंगे। एकम्प्लिस एंड 139 की बात करें तो नंबर ऑफ विटनेसेस, मतलब कितने प्रकार के आपके विटनेसेस हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 की बात करें, शायद ये और लंबा है क्या, तो चैप्टर नंबर 10 में आप लोग बस इतना देख लीजिए कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस है, मतलब विटनेसेस होने के लिए क्या क्या एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है तब जाकर वो किसी प्रकार के विटनेसेस माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 140 से लेकर के टोटल आपका 168 तक है। और आज हम लोगों ने देखा कि आपका जो बिल ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम था वो क्या था और किस तरीके से वो प्रोवाइड किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव और आप देख रहे थे लॉ बीम्स। चलिए एक चीज़ ध्यान देना, ये आपका बिल नंबर 175 है जो कोड ऑफ 123 के तहत पास किया गया। हमने जो 123 बताया था बेटा वो आपका 123 सही है, लेकिन आपका 123 नहीं था, वो क्या था कि इसका इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट किया गया था, इसलिए वहाँ पर 123 लिखा गया है हिंदी में, जो आपका 175 इज राइट है। तो बिल नंबर 175 के तहत कोड ऑफ आपका 2023 के तहत यह बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, यह आपका टोटल 70 के आपके रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 74 ईयर कंप्लीट होने पर पार्लियामेंट्री के बनाया गया था। और इसका सबसे प्राइमरी उद्देश्य है कि इस सभी को शॉर्ट टाइटल में भारत के नाम पर रखा जाए, इंडिया के नाम पर नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे लॉ बीम्स। मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव। आज हम सभी ने लॉ ऑफ एविडेंस के जो आपका 2023 का कोड था उसको कंप्लीट किया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। ओके, टाटा, बाय बाय।